हेलो बच्चों, आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम सबसे पहले जानते हैं व्याकरण क्या है, यानी कि व्याकरण की क्या परिभाषा है और व्याकरण के कितने अंग हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो व्याकरण की परिभाषा है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध व सही रूप में हम सीखते हैं, वो जानते हैं, उसी को व्याकरण कहते हैं। यानी कि जिस व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा का शुद्ध व सही ज्ञान प्राप्त होता है, वो व्याकरण कहलाता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं व्याकरण के अंग, यानी कि व्याकरण के कितने अंग हैं, व्याकरण के कितने पार्ट होते हैं। तो व्याकरण के कितने पार्ट होते हैं? व्याकरण के 4 पार्ट होते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णों पर विचार करते हैं, यानी कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण दिए गए हैं, हिंदी भाषा के जो वर्ण हैं, हम उनके ऊपर विचार करते हैं, सबसे पहला। दूसरा, शब्द विचार। इसके अंतर्गत हम हिंदी भाषा के शब्दों पर विचार करते हैं कि शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, और इसी तरह से शब्दों के भेद और शब्दों के प्रकार आदि का ज्ञान हम शब्द विचार के अंतर्गत करते हैं। अगला नंबर 3, पद अथवा रूप विचार। पद के बाद, शब्द के बाद क्या? पद, यानी कि एक से अधिक शब्दों के मिलने से क्या बनता है? पद बनता है। जब एक से अधिक शब्द मिल जाते हैं तो क्या बनता है? उसका पद बन जाता है। इन्हीं का विचार हम व्याकरण के अंतर्गत करते हैं, शब्द पद विचार के अंतर्गत करते हैं। और अगला है वाक्य विचार। यानी कि कई पद जब मिलते हैं तब क्या बनता है? एक वाक्य बनता है। और वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्य विचार के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये था एक छोटी सी जानकारी व्याकरण के विषय में। अब हमारा टॉपिक है, जो आज का हमारा प्रकरण है, वो है संधि। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़, यानी कि आपस में मिलना या आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। यानी कि जब अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होती है कि जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं तो वहां पर संधि होती है। जैसे मैंने लिखा राम प्लस ईश्वर। अब ये दोनों शब्द जब आपस में मिलेंगे, दोनों शब्दों की आपस में संधि होगी, दोनों शब्दों का आपस में जोड़ होगा, तो एक नया शब्द का निर्माण होगा। वो नया शब्द कौन सा होगा? बराबर रामेश्वर। यानी कि ये दोनों जो हमारे पद हैं, ये दोनों जो शब्द हैं हमारे, इन दोनों का कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, तभी उन 2 शब्दों की संधि, 2 वर्णों की आपस में संधि होती है। संधि किस किस के बीच होती है? संधि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों के आपस में मिलने से संधि होती है। समझ गए बच्चों? जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तब क्या होगी? तब संधि होगी। अब देखो कैसे, यहां पर मैं है और यहां पर ई है। अगर हम देखते हैं तो मैं किससे मिलकर बना है? मैं एक व्यंजन है
और व्यंजन किससे मिलकर बना होता है? एक स्वर से मिलकर बना होता है। तो यहां पर क्या हुआ? मैं प्लस ए, समझ गए? और यहां पर ई एक खुद स्वर है, और स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो किसी की सहायता से मिलकर नहीं बने होते हैं। तो ई, तो इन दोनों का जब आपस में मेल होगा ए और ई का, तो ए और ई आपस में मिलकर क्या बनते हैं? ए। ए और ई आपस में मिलकर क्या बनते हैं? ए बनते हैं। समझ गए बात? इन दोनों का जब आपस में मेल हुआ तो ये दोनों के मिलकर क्या बने? ए। तो यहां पर हमारा क्या है? रामेश्वर। बात समझ में आई? बाकी इन दोनों से पहले ये इससे, ये ऐसा का ऐसे ही लिखा जाएगा, और इससे पहला जो है ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा। इनके साथ कोई भी छेड़छाड़ हमें नहीं करनी। जो संधि होगी, जो जोड़ होगा, वो इन दोनों के मध्य होगा। बात समझ में आ रही बच्चों? चलो आगे देखते हैं। अगली बात करते हैं कि संधि के भेद, संधि के प्रकार। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, और नंबर 3 विसर्ग संधि। बात क्लियर है? 3 प्रकार की संधि होती है। संधि के 3 भेद हैं, 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आगे बात करते हैं नंबर 1 स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 विरद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, और नंबर 5 अयादि संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 विरद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, और नंबर 5 अयादि संधि। बात समझ में आ गई? यहां तक 5 भेद बताए हमने स्वर संधि के। अब इनके विषय में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, इसकी परिभाषा क्या होती है? सबसे पहले हम देखते हैं स्वर संधि की परिभाषा के जब स्वर का स्वर से आपस में मेल होता है वहां पर स्वर संधि होती है। अब बात करते हैं दीर्घ संधि की। तो दीर्घ संधि का मतलब है कि जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं, तो दोनों जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? वो बड़े हो जाते हैं। जैसे नाम लिखा हुआ है दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी कि 2 छोटे जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? वो बड़े हो जाते हैं। जब 2 छोटों का आपस में मेल होता है तो क्या होता है? वो बड़े हो जाते हैं। देखो कैसे, इसके कुछ सूत्र हैं, कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे कि कौन कौन से? सबसे पहले हमने बताया ए, ई, उ। ये कौन से है? ह्रस्व स्वर है। कौन से है? ह्रस्व स्वर, जिनको एक मात्रा कहा जाता है। जब इनका मेल अपने जैसे स्वर से होता है तो क्या बन जाते हैं? ये बड़े हो जाते हैं। क्या होंगे? बड़े हो जाएंगे। चाहे
यहाँ पर दीर्घ स्वर हो, चाहे आप यहाँ पर दीर्घ स्वर हो, कोई सा भी हो, तो क्या होगा, जब हम संधि करेंगे तो क्या होंगे, वो बड़े हो जाएंगे। अब उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं। देखो मैं उदाहरण लिख रहा हूं आपके सामने। परम प्लस अर्थ बराबर क्या होगा, परमार्थ। अब समझो कैसे। देखो हमने बताया था कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो क्या होती है, संधि होती है। देखो कैसे, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ये है और द्वितीय शब्द का अंतिम प्रथम वर्ण ये है। तो यहाँ पर क्या है, मैं किससे मिलकर बना है, ऐसे मिलकर बना है, समझ गए। क्योंकि एक मैं एक व्यंजन है और व्यंजन किससे मिलकर बना होता है, एक स्वर से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर क्या है, ए है और प्लस ये क्या है, ये भी ए है, तो मिलकर क्या बने दोनों, आ बन गए। समझ में आई बात। तो हमने क्या करा, परम प्लस अर्थ, तो इस छोटे को हमने क्या करा, इसको हमने बड़ा कर दिया, परमार्थ। बात समझ गए। एक और उदाहरण देखते हैं। वेद प्लस अंत बराबर वेदांत। बात समझ रहे हैं, क्योंकि ये पे यहां से ए लिया और यहां से भी ए लिया, तो दोनों क्या बन गए, आ बन गया। समझ रहे बात। अगला एक और देखते हैं उदाहरण। धर्मार्थ, धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्मार्थ। यह है दीर्घ संधि। समझ में आया होगा बच्चों। आगे देखते हैं। और उदाहरण देखते हैं। जैसे ई है हमारा एक स्वर, ई के भी एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिखा अति प्लस ई बराबर, ये यहां पर भी छोटी ई है और यहां पर भी छोटी ई है, तो छोटी ई को क्या करेंगे, बड़ी कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, अतीव हो जाएगा। समझ रहे बात। क्योंकि यहाँ पर क्या है, छोटी ई और यहाँ पर भी क्या है, छोटी ई, मिलकर क्या बनती है, बड़ी ई। और बड़ी ई की मात्रा क्या होती है, इधर से होती है बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। और ये क्या है, ये छोटी ई की मात्रा है। बात समझ रहे हैं सब। आगे देखते हैं। एक ऊ का उदाहरण देखते हैं। ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो देखते हैं कैसे। हमने लिखा सु प्लस उक्ति बराबर, तो ये यहां पर भी छोटा ऊ है और यहां पर भी छोटा ऊ है, तो इसको हम बड़ा कर देंगे। कैसे, सु ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ बराबर सूक्ति। ये जो छोटा ऊ है इसको हम दोनों आपस में मिलाकर क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, बड़े ऊ की मात्रा क्या होती है, ये वाली, और ये कौन सी है, छोटे ऊ की मात्रा। समझ रहे बात। चलो आगे देखते हैं।